और उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में जाते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में जब रिसर्च के दौरान खड़े हो। आप अपना कार्य कर रहे होते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि जो भी जीवन के पक्ष हैं वो इस कैंपस में एक वैज्ञानिक तरीके से, एक वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा मन और अंतर्मन में खटकती रहती है कि जो कुछ भी मिल रहा है या जो भी प्राप्त किया जा रहा है वो जब मेरे अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा तो क्या मैं रियलाइजेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में होऊंगा, और क्या कभी अकेले जब अपने आप को आत्मचिंतन के पथ के लिए हम तैयार करेंगे तो ये सब चीज़ें क्या विजुलाइज हो पाएंगी। विजुलाइजेशन के फॉर्मेशन में आने पर ये पता चलता है कि कहीं न कहीं ज्ञान का बहुत गहरे स्तर पर बोध हुआ है, और उसके लिए जो हमारा समर्पण था, जो हमारी योग की दृष्टि थी, जो हमारे संबंध निभाने की बात थी, वो हम कितने निभा पाए। और धारणा पक्ष को हम देखें तो क्या वाकई में इस जीवन में उन तमाम बातों को हम धारण कर पाए हैं। और धारणा के बाद जब सोसाइटी में एक सबल पक्ष के रूप में हम उभरते हैं तो मानव कल्याण के लिए क्या अपने आप को मुखर कर पाते हैं। ये बहुत सारे पक्ष हमारे दिमाग में थे। जो भजन भी आपके सामने था उसका भी पर्पस था कि इस परिवेश में आने के बाद में एक चैलेंजिंग मूड होता है, चुनौती भरा हमारा स्वरूप होता है, और लगभग हम सुख या दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन जो दृष्टिकोण है वो जब वहाँ रखने का प्रयास करते हैं, एटीट्यूड को जब इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो नॉलेज और स्किल के बीच में एक द्वंद्व आता है। लगता है कि ऐसा नहीं है, हम कंट्री वाइड भी अगर देखें तो दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, स्किल की भी कमी नहीं है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इस ज्ञान और स्किल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, अधिकतम उसका उपयोग हो सके, तो उसके लिए बेसिक नीड होती है एटीट्यूड की। अगर एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, हमें लगता है कि इसको जस्टिफाई मोड में हम लाइफ में लेके आ सकते हैं। ये सब बातें कई बार एक तरफा लगती हैं, कई बार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक लगती हैं, दार्शनिक पक्ष हमको दिखाई देते हैं। लेकिन जब जीवन दृष्टि की बात आती है, जब हम अपने करियर को डिसाइड करते हैं या विजन मिशन टारगेट की बात आती है तो उस समय लगता है कि इसकी आवश्यकता कितनी है। लेकिन जब मैं लाखों लोगों से मिलकर आता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो एक बड़ा परिवेश भी इस बात से अनभिज्ञता प्रकट करता है। कितना लंबा जीवन हो गया, संस्था के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष टारगेट को लेके तो हम बात करते थे, लेकिन विजन मिशन पर इतनी गहरी दृष्टि हम नहीं रख पाए। तो क्या कारण था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो बेसिक रीजन वहाँ समझ में आता है कि जीवन के प्रति जब हम अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे थे तो मन की तमाम गतियों को हमने सुना था, समझा था, और जीवन के को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग भी किया था। लेकिन कॉन्शियस माइंड ने तो सब कुछ हमें परमिट कर दिया कि ठीक है, अपने चेतन मन से जो कुछ भी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, इसको ही हम अंतिम सत्य मान रहे हैं। हमें लगता था कि एक बार जो कॉन्शियस ने अलाउ कर दिया उतना काफ़ी है। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस की ओर देखने का प्रयास कर रहे थे तो आप देखते थे कि अंतरात्मा शब्द का इस्तेमाल होता था, और सत्य या असत्य की तुलनात्मक अध्ययन आप करते थे, और आपको लगता था कि अंतर्मन इस बात के लिए तैयार है और कई बार नहीं भी है। जब वो तैयार नहीं होता था तो एक दबाव बनाते थे। हमें लगता था कि कुछ दबाव दिया जाए, अपने मन को समझाया जाए दुनिया तो ऐसे चलती है, क्योंकि जो सत्य से जुड़े आंकड़े थे वो बहुत तेजी से हमारे बीच में नहीं आ पाते थे। जो पाखंड और आडंबर था उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो जाता था, और कई बार वो चीज़ें ही हमें सत्य मालूम पड़ती थी। लगता है कि नहीं, यही सत्य है और यही बात ठीक है। जिन लोगों के द्वारा कुछ अच्छा कभी हो रहा था तो उनको अपने तरीके से हम समझाने का प्रयास करते थे, और अगर प्रत्यक्ष मोड में कहें तो जब वो मिल गए तो हमें लगता था कि हम इनसे ये कह दें कि हम जब दुनिया से जाएंगे तो 10-20 लोग मनुष्यों का भला करके जाएंगे, आपकी रेंज ज़्यादा है, आप जब जाना तो 1000-2000 का लोगों का कम से कम भला करके जाना। तो ये इस प्रकार के हम अंतर अपने बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते थे, और ये बोलने का प्रयास करते थे कि अच्छा है कि आप जैसे मनुष्य पैदा हो गए तो सृष्टि चल रही है। तो ये बोल के भी कई बार बौद्धिक जगत अपना पल्ला झाड़ लेता था कि ये लोग सृष्टि चला रहे हैं, अपने को जैसे भी जीना है जी लो, सृष्टि चलती रहेगी, अपन अपना काम करते रहेंगे।
तो जितने भी दबाव आए, तो जब दबाव के बीच में सोशल प्रेशर था और जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, तो उनके पीछे जरूर हम लोग लगे कि भाई आपने डिसाइड किया है, अच्छा काम करने का बीड़ा उठाया है, आप जिंदगी भर इसको मेंटेन रखना। तो सोशल प्रेशर से ये काम काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही समाज के लोग भी जब जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो समाजशास्त्री अध्ययन को लेकर बात हो, या मनोवैज्ञानिक अध्ययन को लेकर बात हो, या दर्शन शास्त्र की बात हो, या तर्क शास्त्र की बात हो, या धर्म शास्त्र की बात हो, या स्पिरिचुअलिटी की बात हो, इन सबके बीच का एक ताना बाना हमारे मन में चलता था और ऐसा लगता था कि इसको अपने जीवन से जोड़ना चाहिए और ये हमारी जो संबद्धता है वो ज़्यादा हमको मदद पहुंचाएगी। तो धीरे धीरे इसका विश्लेषण होता गया, कई लोगों ने अपने तरीके से करने का प्रयास किया और सोशल मीडिया के द्वारा आप तक बहुत सारी बातें पहुंचती थी, लेकिन उसमें कई बार काफ़ी विरोधाभास थे, काफ़ी कंट्राडिक्टरी सिचुएशन होती थी। कहीं कुछ पक्ष आता है, कहीं दूसरा पक्ष आता है, इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन आ रही है, किसको सही माने किसको नहीं माने। तो एक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी कि अल्टीमेट एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो इन तमाम प्रश्नों से हम भरे थे और आध्यात्मिक जगत में जैसे ही आप एंटर करते हैं, तो दीदी ने आपको बताया कि मैं कौन हूँ, एक बड़ा प्रश्न। अब तो ये मनोविज्ञान का और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी इस प्रश्न पर काफ़ी गंभीरता से विचार विमर्श होने लगा है। तो उस मैं कौन हूँ की खोज में, या बड़े इंस्टीट्यूट जब आज इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सारे क्वेरी ना करके स्टूडेंट से कहते हैं कि आप अपने बारे में बता दो। अपने बारे में अगर बता देते हो तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार की बातों को स्क्रूटनी का भी एक माध्यम बनाया गया और कहा गया कि बच्चा अपने बारे में अगर लिखने का प्रयास करता है तो कुछ पक्ष वो लिखता है, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास में आए वो सामाजिक जो गतिशीलता थी उसको लेके आए। जैसे उदाहरण के लिए वो लिखता है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैंने इस डिग्री को प्राप्त किया है, मेरे ये माता पिता हैं, मेरे टीचर हैं, फलाना जगह का मैं पढ़ा हुआ हूँ, इस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। ये जो भी है, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो अपने जीवन को एक लौकिकता से भरे हुए वातावरण में देखने का प्रयास करता है और कहता है कि यही तो मैं हूँ। और ज़्यादा दबाव डालते थे तो मैं किसी का चाचा हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का काका हूँ। जो शारीरिक संबंध थे इनका हवाला देते हुए उस स्वयं को डिफाइन करने की बात करते थे। अब प्रश्न उठता है कि फिर वही बात आती है कि मैं कौन हूँ। जब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये काम करते हैं कि क्यों नहीं एक इंसान को अलग अलग सिचुएशन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो वहाँ सेल्फ इंटेलिजेंस को लेके बात होने लगी कि क्या स्वयं की बुद्धिमत्ता को लेके एक इंसान कुछ हो सकता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण संसार में आए कि जो स्वयं की बुद्धि के बल पर दुनिया में विकास का दावा करते थे और जब उनकी बुद्धि का विकास हो गया तो समाज के कल्याण में उस शक्ति का विनियोजन करते थे। तो उनको लगता था कि ये स्वयं की बुद्धिमत्ता को लेके, सेल्फ इंटेलिजेंस को लेके बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शन हो सकता है और हम अपने खुद के जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही सोशल कॉन्सेप्ट में आए तो लगा कि अपने को अलग थलग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सामाजिक बुद्धिमत्ता के दूसरे पक्ष अर्थात सोशल इंटेलिजेंस पर हम काम करने लगे। हमें लगा कि सामाजिक बुद्धिमत्ता एक ऐसा मामला है जहां हम स्वयं भी हैं, परिवार भी है और समाज भी है, और कुल मिला के सामूहिक रूप से हम विकास की बागडोर की ओर बढ़ सकते हैं। और हमें लगता है कि ये गतिशीलता हमें किसी उद्देश्य तक पहुंचा देगी। लेकिन एक क्वेरी आती थी बीच में कि क्या एक आदमी जो आगे बढ़ रहा है और जीवन के लक्ष्य को लेकर चल रहा है वो ठीक है, या जो जीवन बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर से उसको अपनी लाइफ का एक टारगेट फिक्स करना होगा। तो ये बातें सोशल इंटेलिजेंस में चलती थी और लगता था कि अभी क्या करना चाहिए। और इसके बाद धीरे धीरे लगा कि एक इंसान जो केवल मानसिक रूप से या बुद्धि को इकट्ठा करने वाला जीव नहीं है, इसके पास इमोशंस भी। तो इमोशंस को लेकर जितना भी डेवलपमेंट हुआ तो जर्मनी के अंदर देखने को मिलता है कि वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर काम किया गया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर काम किया गया और उस कंट्री ने बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा किए। और जब ये लोकतंत्र वाले बहुत सारे देशों में हम बातचीत करते हैं तो डेमोक्रेसी तो हमारे बीच में थी, लेकिन एक चीज निकल के आती थी कि क्यों इस वातावरण में पारिवारिक और सामाजिक विघटन इस लेवल पर हो गया कि लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल ब्लैकमेल के रूप में देखा जाने लगा। लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रयास करते थे। अब एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन आई और वो एक्सप्लॉयटेशन इतना आ गया कि एक अनपढ़ व्यक्ति तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, एक हाईली एजुकेटेड इंसान भी अपने को छला हुआ या अपने को लुटा हुआ पिटा हुआ पाता था। तो ये इतने विरोधाभास के बीच में एक इंसान का जीना अपने आप में एक बड़ी भारी मशक्कत थी।
लेकिन वो जीता रहा। और एक आधार उसके पास और था इस जीवन से मुक्त होने से पहले कि क्या वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के प्रति अपना डिवोशन क्रिएट कर सकता है। आध्यात्मिकता को लेके जब बातचीत होने लगी तो थोड़ी सी उसको शांति मिली और उसको लगा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है तो उस एक्सपीरियंस गेन करने के बैक में जो सर्टिफिकेशन था वो एक्सप्लॉयटेशन था। मैंने जो लोग बहुत ऊंचाई पर गए थे, जब उनसे बहुत पर्सनल इंटरव्यू मीडिया ने किए तो वो कहते थे कि बहुत एक्सप्लॉइट होने के बाद में हम इस स्थान पे पहुंचे। तो पता चलता है कि कंट्री लेवल पर जब आदमी एफर्ट करता है, संघर्ष करता है, तो कई बार कई स्थितियों में, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो या शैक्षणिक पक्ष हो, वहां पर वो अपने आप को लगता है कि शोषण का शिकार हो गया और जैसे शोषण से छूट के वो निकला है तो अब क्या विकास कर पाएगा। लेकिन इन सब बातों को एक साथ डिलीट करना, इसको भुला देना एक बड़ी चुनौती थी उसके सामने। और केवल एक आध्यात्मिक परिवेश की, भाई आप एकाग्र हो जाओ और आप अपने आप को आत्मा समझ लो, लेकिन मोटे तौर पर एक व्यक्ति अपने आप को शरीर मान के चल रहा था और जिन संसाधनों को इकट्ठा करने की बात करता था उसके लिए उसने एक लंबा समय भी लगा दिया। अगर हम अपने आप को शरीर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो इस शरीर की देखभाल के प्रति हमारा जो कॉन्शियस था, हमारा जो टाइमिंग था, हमारा जो फोकस था, वो इतना ज़्यादा था कि जब हम कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को तो हम शरीर रूप में थे, रोटी कपड़ा मकान के रूप में थे और लकड़ी लोहा प्लास्टिक के रूप में थे। इन साधनों को इकट्ठा करते थे तो भारतीय धर्म परंपरा का निर्वहन करते हुए उसको भी हम पवित्र बनाने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करके और लोगों को मिठाइयाँ बांट दिया करते थे कि ये हमने इकट्ठा कर लिया। तो ऐसा लगता था कि ऐसे कई पीढ़ियां कई वर्षों से यही काम कर रही है। ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो लाखों लोगों से बातचीत करने के बाद, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 100 साल का मनुष्य, उसने कहा कि यही हमसे हो रहा है। मैं इतना ही कर पाया कि मैंने अपने आप को शरीर समझा, इसकी जितने समय तक मैं रक्षा कर पाता रक्षा किया, रोटी कपड़ा और मकान की परमानेंट व्यवस्था हो गई। और इसमें जब मैं बाजार जाता हूँ तो 3 चीज़ें मुझे और मिलती हैं, लकड़ी लोहा और प्लास्टिक। उसको मैं इकट्ठा करके इसमें डंप करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, फिर आगे की व्यवस्था दूसरी पीढ़ी संभालती है। तो ये बहुत तेजी से होता रहा। लेकिन इसके बीच में शिक्षा जगत ने एक बड़ा काम किया कि जब हमारे पास मनुष्य आए तो ये बताने का प्रयास किया कि भाई आप एक काम करो कि कुछ चीज़ें समझ लो। तो इंसान को बड़ा स्ट्रेंज लगा कि क्या एजुकेशन के एरिया में आने के बाद में इतना मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझने की आवश्यकता है क्या। तो समझने और समझाने पर इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इतना ईगो क्लैश कर रहा था कि बहुत शानदार चीजें भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जब एक्सेप्टेंस की बात आती थी और डेलिब्रेशन की बात आती थी तो डेलिब्रेशन भी ये होता था कि इतना दबाव होता था, ये तो समय नहीं होता था, ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती थी, वो इतने प्रेशराइज फॉर्म में होती थी कि लगता था कि ये सब कुछ एक साथ हमारे अंदर आ जाएगा। तो देने वाले और लेने वाले के बीच में भी एक द्वंद्व होता था और उसको लगता था कि एक बार ये स्पीकर शांत हो जाए तो मैं भी इसको बहुत सारे तर्कों से अपनी बात इसके सामने रखूंगा। तो इसका मतलब हमारे पास जितना स्टॉक था उसके और इस कम्युनिकेशन के बीच में एक भयानक द्वंद्व छिड़ गया और हम इस बात को तय करने लगे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। एक नई समस्या। तो यहां से प्रभाव डालने की तो कोशिश की गई लेकिन वो प्रभाव कम समय के लिए रहा। मन पर इस बात का स्टेटमेंट आया कि बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब ने कहा, एक अच्छे विद्वान के रूप में इनको हम जान सकते हैं। लेकिन एक इंसान को ये बातें प्रभावित कर रही थी, प्रेरित नहीं कर रही थी। अब प्रभाव तो फॉर द टाइमिंग होता है, आत्मा लेने के लिए तैयार नहीं थी। शिक्षकगण देने की स्थिति में थे, विद्यार्थीगण संबंध नहीं जोड़ पाए, माता पिता विद्यालय में छोड़ के तो चले गए। अब इस बीच में क्या हुआ कि शिक्षक ने हाथ पकड़ा है या विद्यार्थी ने हाथ पकड़ा है, इस पर बहस छिड़ दी। अगर शिक्षक ने हाथ पकड़ा है तो परिस्थितियों के हिसाब से आगे पीछे होने से छूट सकता था, विद्यार्थी ने हाथ पकड़ा है तो विद्यार्थी भी हाथ छोड़ सकता था। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में क्या इस प्रक्रिया के बीच में कुछ हाथ ऐसे पकड़ लिए गए जो इतने गहरे और इतने रहस्यमय थे कि गुरु शिष्य परंपरा का उदय हुआ और श्रेष्ठ विद्यार्थियों का जन्म होने लगा। तो ये भी हमारे बीच में बात थी कि जो कुछ भी कहा जा रहा था, जो कुछ भी बताया जा रहा था, जो भी संप्रेषित किया जा रहा था, क्या वो वैसा का वैसा या उस पर हम पठन पाठन मनन चिंतन करने के लिए तैयार थे। और जब पठन पाठन मनन चिंतन हम करने की स्थिति में आए तो क्या हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड हमारी मदद कर रहा था? क्योंकि इसको लेके कोई
अलग से चेतना पर वर्क हुआ था कि नहीं हुआ था? अनकॉन्शियस माइंड से हम कुछ आउटकम्स ले पा रहे थे? हमें लगता था कि अचेतन मन हमें कुछ दे पाएगा। तो जब इसकी खोज हुई तो पता चला कि अचेतन मन एक इंसान को विजन दे सकता है, जीवन का दर्शन दे सकता है। लेकिन वो अचेतन मन इतने दबे फॉर्मेशन में था, इतना बड़ा उसके ऊपर पत्थर था कि उस आवाज को सुनने के लिए समय नहीं होने की स्थिति में केवल कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में डायलॉग होता रहा। और जो डायलॉग हुआ वो डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन नहीं था, वो वाद विवाद तक सीमित था। कॉन्शियस मन कहता था मैं ऐसा कर लेता हूं, और चेतन मन मदद कर देता था, कई बार विरोध भी कर देता था। और हम जिस परिवेश में थे उस परिवेश से प्रभावित होकर उस प्रकार के निर्णय ले लेते थे और फिर एक अनिर्णय की स्थिति में आ जाते थे कि अब क्या करें। तो ये द्वंद जब विस्तार से इसको देखने की बात आती है तो इसका कंक्लूजन निकलता है कि क्या अनकॉन्शियस माइंड जीवन दर्शन की राह दिखा सकता है? क्या सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर मिशनरी जील पैदा कर सकता है? क्या हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है? और जब जीवन लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो हमारे जीवन में चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। और हमें जो कुछ भी इस सीखने के मोड में विनम्रता की शैली अपनानी पड़ेगी। थोड़ी सी कठोर जरूर होती है, लेकिन जब झुकने के परिवेश की बात आती है तो हम क्या अपने आप को इतना विनम्र कर पाएंगे? और वो विनम्रता रिटर्न में हमको क्या देगी? तो मोटे तौर पर तो जीवन दर्शन और जीवन दर्शन के प्रति उमंग उत्साह और उमंग उत्साह के लिए जीवन का लक्ष्य सपोर्ट में तो विजन मिशन टारगेट तो हमारे पास में आ गया। अब एक बात अंतिम आती है कि थॉट की प्रॉब्लम थी। मनोवैज्ञानिकों ने हमें एक विचार दिया कि काम करो, आप पॉजिटिव थॉट पर काम करना शुरू कर दो। लेकिन जैसे ही इंसान पॉजिटिव थॉट पर काम करने लगा तो वो कहता है कि बैरियर बहुत सारे आ रहे हैं। क्या बैरियर आ रहे हैं? बोले जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक आदमी उसमें इतना साधारण विचार दे देता है कि बाकी जो बहुत ऊंची चीजें होती हैं वो थोड़ा सा लगता है कि अब क्या करें। और उस साधारण विचार पर एक समर्थन आता है वेस्ट थॉट का। अब पैटर्न वहां पर थोड़ा सा अब अलग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक साधारण सोच कब व्यर्थ सोच में बदल गई और एक व्यर्थ सोच कब नकारात्मक सोच में बदल गई ये पता ही नहीं चला। ये वैसे ही हो गया जैसे धर्म के क्षेत्र में एक इंसान ने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद तय किया कि एक काम करते हैं कि सतो, रजो और तमो का विश्लेषण कर लेते हैं। सतोगुणी अवस्था के साथ सतो प्रधान साधन मीन्स और एंड्स की प्योरिटी को वो आइडेंटिफाई करने लगा। और फिर उसके दिमाग में आया कि क्या शेर की खाल को बिछा के अहिंसा पर काम किया जा सकता है? तो दलाई लामा जैसे विद्वानों ने कहा कि इतना विरोधाभास कैसे? हम एक तरफ अहिंसा की बात कर रहे हैं तो बैठने के लिए जमीन का प्रयोग कर सकते हैं, दरी का प्रयोग कर सकते हैं, शेर को मारना, उसकी खाल निकालना और उस पर बैठ के ये दावा करना कि हम अहिंसा को प्राप्त कर लेंगे। तो विरोधाभास में हम जीने लगे। हमने इतना बड़ा कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया कि हम चांद पर चले गए लेकिन पड़ोस किया जाना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब कई बरस बीत गए, कई जीवन निकल गया और धीरे धीरे रिश्तेदारी भी बंद हो गई। अब केवल हम हैं और हमारे रिसोर्स हैं। तो इस पैटर्न पर आने का मतलब था कि आपके पास में इतना सोशल प्रेशर था कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इन तमाम चीजों ने जिस विरोधाभास को जन्म दिया तो ऐसा लगा कि पॉजिटिव थिंकिंग या सतो के बाद में इंसान रजोगुणी अवस्था को प्राप्त कर ले। विद्वानों ने कहा कि काम करते हैं, धन है तो धन के साधन इकट्ठा कर लेते हैं। जहां लकड़ी की चारपाई पे सोते थे कॉर्लोन पे सो जाते हैं। लेकिन कॉर्लोन पर सोने के बाद में कंफर्ट जोन में तो आए और उनको विश्वास था कि मैं सतो और रजो के बीच में बैलेंस क्रिएट करूंगा। मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञान की तमाम किताबें मैंने लिखी है, किसी भी एक किताब को रेफर करूंगा और कंफर्ट जोन को रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन जब वो सुविधाओं के बीच में फंस गया और उसको पता चला कि मीन्स और एंड्स की प्योरिटी में कहीं मैंने कंप्रोमाइज किया है, तो धीरे से वो कब तमोगुणी स्थिति में चला गया उसे पता ही नहीं चला। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले जब भारत की जेलों में हम काम कर रहे थे तो मेंटल रिटायर्ड लोगों के साथ में काम करते करते मैंने उनसे पूछा कि इस जेल में सबसे आश्चर्यजनक घटना क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि हमको सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है कि सोसाइटी में जेल विजिट एक स्टेटस सिंबल है। कोई जेल देख के आता है तो बताता है कि देखो हम जेल में गए, कैदियों को खाना दिया, फल दिया। तो उन्होंने बताया कि हम तो आजीवन कारावास में हैं, लेकिन समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति या समाज के अलग अलग पक्षों को जब उन्होंने विश्लेषण किया वो आते हैं और हमको देख के जाते हैं और हमारे ऊपर दया करते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये कितने महान लोग हैं जो सलाखों के बाहर से आके हमको देख रहे हैं, हमारा दर्शन कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि धीरे धीरे समाज के ये विद्वान लोग भी अब जेल में आने लगे। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी जेल में आने लगे। तो हम उनसे पूछते थे कि अभी तो ये हमको देखने आए थे, तो हमारा रंग इनके ऊपर इतना चढ़ गया कि ये भी जेल में आ गए। तो इस पक्ष ने एक उनको लगा कि ज्यादा अच्छी जगह यही है। तो जेलों की कुछ डीप, जब ह्यूमन राइट्स की फील्ड में मुझे आज से 17 साल पहले अवार्ड मिला यूएनओ से, तो मैं वहां पर एक प्रेजेंटेशन कर रहा था। मैंने कहा कि जेल की आज व्यवस्था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से इतनी बढ़िया हो गई है कि वहां भी भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कैदियों को जब थोड़ी सी फ्रीडम दी गई, कागज पत्र दिया गया, तो उन्होंने इनलैंड मांगा या पोस्ट कार्ड मांगा और एक पत्र लिखा कि एक मर्डर करने के बाद में मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम लोग वहां क्यों संघर्ष कर रहे हो समाज में, कुछ अपराध करो और शानदार तरीके से यहाँ पर आ जाओ। तो जब वो पत्रों को पकड़ा गया तो वो डेटा हमारे सामने आया कि जो अपराधी है वो अपराध करने के लिए बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो ताना बाना था वो 3 चीज को लेके था। रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए, जेल में भी उपलब्ध है। इतना बढ़िया मकान है कि बाहर निकल ही नहीं सकते। इतनी बढ़िया रोटी की व्यवस्था है कि उसको चेक किया जाता है क्वालिटी वाइज, बाहर से टीम भी आती है, खाना बहुत अच्छा है, कपड़ा नंबर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान तो वहां भी मिल गया। और पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि हजारों किताब पढ़ने के बाद मैंने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि रोटी कपड़ा मकान ही जीवन है। तो इस विवाद को एक प्रैक्टिकल डायमेंशंस में असम की एक घटना है, जहां पर कि मेरे पिता चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहे और बड़े पद पर रहने के बाद में कुछ डेटा, कुछ सोशल गैदरिंग में वो हिस्सा ले रहे थे, जहां अलग अलग समाज के विद्वान बैठे हुए थे। उसमें से एक यंग भी था। तो उसने तमाम चर्चा को सुनने के बाद चैलेंज किया कि आप लोग क्या ये सब फालतू अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हो, जिंदगी में पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस समय आज से 40-50 साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक बातचीत करने के दौरान एक कमिटमेंट किया कि हमारे बीच में एक धनाढ्य व्यक्ति है और ये तुमको 20 लाख रुपए अगर दे दे, लेकिन शर्त ये रहेगी कि तुम क्या 20 साल जेल में रह सकते हो। तो उस जमाने में उसने आकलन किया मैं 20 साल अपनी जिंदगी के दुनिया में लगाऊंगा, संघर्ष करूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा, पता नहीं 20 लाख आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन जेल में बैठे बैठे अगर 20 लाख मिल रहे तो दिक्कत क्या है। तो एक आर्टिफिशियल जेल क्रिएट की गई एक फार्म हाउस में, वहां सेफ्टी की व्यवस्था की गई और शर्त ये रखी गई कि ये 20 साल में दरवाजा खुला रहेगा, तुम कभी भी जा सकते हो और जेल के नियम के हिसाब से जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है हम सब फुलफिल करेंगे। लेकिन तुम ये जो हम विद्वानों को धमकी दे रहे हो कि इस विद्वता का कोई मतलब नहीं है, धन इंपॉर्टेंट है, तो हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं। बाकायदा स्टाम्प पेपर पर सारी प्रोसेस हुई और सारे विद्वानों ने हस्ताक्षर किए, 20 लाख रुपए की रकम अलग से डिपॉजिट की गई। लेकिन इस बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस आई कि वो जो ग्रुप था जो इस बात का दावा कर रहा था कि वो पैसा हम इस काम में लगा रहे हैं, तो वो जो कुछ अप डाउन उनके बीच में आए, तो पैसा उन्होंने विड्रा करके अपनी शर्त को बीच से ब्रेक करके उनको नहीं बताया जिनके साथ वो घटना घटी जो जेल में है, उन्होंने इस पैसे को यूज कर लिया। और कई बार धन की अवस्था होती है कि हमेशा वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, कभी गोल्ड के फॉर्म में, कभी कैश के फॉर्म में, कभी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो कुछ उन्होंने अपने आप को इन्वेस्टमेंट और तमाम चीज़ों की प्लानिंग करके कहीं लगा दिया। इस बीच में 17वें-18वें साल में दिवालिया भी हुआ। उसमें से एक आदमी मिलिट्री के अंदर था। अपन इतना टेंशन क्यों लेते हो, लाइसेंस मेरे पास में, बंदूक मेरे पास में, और अपन ने शर्त रखी है कि भाई 15 मिनट पहले भी इस जेल को तुम छोड़ के चले गए तो शर्त खत्म हो जाएगी। लेकिन इस 20 साल के अंदर उस इंसान ने, जो यंग था, उसने उसके दिमाग में आया कि काम करते हैं कि पहले सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं। तो जितना वो पढ़ सकता था, जितना लिटरेचर वो मंगा सकता था, उसने पूरे हॉल के अंदर डंप हो गया और पढ़ता रहा। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे ज्ञान और फलसफा को पढ़ने के बाद में 12 बजे रात को वो मिलिट्री मैन ने एक शर्त रखी कि मैं जाता हूँ, ऊपर से होल है, वहां से गोली मार दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, अपने 20 लाख भी सेव हो जाएंगे, देना भी नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। ये भाई साहब इधर से जा रहे हैं, सिक्योरिटी वाले बोले साहब आपने कहा था कि वो जाए, तुमको जाने देना, वो तो निकल गए। बोले यार 20 साल हो गया और आज अंतिम आधे घंटे के चक्कर में वो आदमी निकल गया। कहाँ गया? पूरे दिशा में, चूंकि अंधेरा था, वहाँ उसके बाद जंगल में जहाँ निकला हो, बोला कुछ लिख के गया। उसने एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि जीवन के इन 20 वर्षों में तमाम फलसफे पढ़ने के बाद मैंने ये तय किया है कि इंसान वो महान है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे को 20 लाख रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं जा रहा हूँ। उस पत्र पढ़ने के बाद में उस आदमी ने तय किया कि बची हुई जिंदगी जेल में जीऊंगा और अपने फ्रेंड सर्कल को बुला के बोलूंगा कि यहाँ पढ़ लो और वापस अपने आप को लाइन पर ले आओ। बहुत बढ़िया बात। तो कंक्लूडिंग सिचुएशन में ये बात क्यों कह पा रहा हूँ कि मुझे भी
राजेंद्र बाबू का लिटरेचर जब मैं पढ़ रहा था तो उनके मित्र ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति भवन में आके रहना चाहता हूँ। भारत का राष्ट्रपति भवन देखने लायक है, काफी समृद्ध है, लेकिन कहा कि मैं संत हूँ, मेरे लिए लकड़ी की चारपाई बिछा दो, मैं इस पर तपस्या करूंगा, तुम मेरे मित्र हो, राष्ट्रपति हो, मैं तुम्हारे जीवनचर्या को देखना चाहता हूँ कि मेरा मित्र जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी दिमाग की स्थिति, उसकी दिल की स्थिति क्या है। वो अपना पूजा पाठ सब करते थे और राजेंद्र बाबू जब शाम को आते थे, रात्रि सोते समय कुछ देर उनसे मुलाकात करते थे। उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया था कि 10 दिन के इस पूरे समय काल में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं धर्म कर्म में इतना ज्यादा लीन हूं कि तुम दिन भर व्यस्त हो और बिना पूजा पाठ किए तुम्हारी अवस्था बहुत बेहतरीन है, तो तुम्हारी इस बेहतरीन अवस्था का राज मुझे बता दो, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके जंगल वापस जाना चाहता हूं। तो इनको लगा कि शायद इनको कोई दुख पहुंचा है, इसके कारण ये सब बोल रहे हैं। बोले भाई आप ही ने कहा था लकड़ी की चारपाई चाहिए, 2 बाल्टी पानी से उसको धो दो, साधन नहीं चाहिए, कुछ कंदमूल चाहिए खा लेते हो, अब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो इस राष्ट्रपति भवन की जो सुविधाएं उसका उपयोग भी नहीं चाहिए, अब ये सब में कोई दुख पहुंचा हो तो माफी मांगता हूं मैं, तुमने ही बोला था। लास्टली वहां उन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए बैठता हूं अपने बिस्तर पर और जो मैं कर पाता हूं वो मैं बता दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा से एक ही बात कहता हूं, और इस स्टेटमेंट में देखिएगा गीता का साक्षी भाव, गीता के अंदर स्थित प्रज्ञता की बात है, वो चीज रामचरितमानस में एक चौपाई की सिया राम में सब जग जानी, ये सारी कॉन्सेप्ट लगता है एक साथ वहां निकल के आए। उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक हे प्रभु जो भी तूने मेरे से कराया मैंने किया। सेकंड लाइन पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड लाइन वो कहते थे अब मेरे सोने का समय हो गया है। उन्होंने मैं और